प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वीडियोज में बताया था कि मैं अगले वीडियो में 10वीं क्लास का वास्तविक संख्या अध्याय प्रारंभ करूंगा। तो विद्यार्थियों, मैं इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में दे चुका हूं। अब अपन सीधे टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, संख्याएं हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। अब बच्चों, अब तक आप लोगों ने केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है, काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपने सुना भी दी है। तो काल्पनिक संख्याएं 10वीं क्लास तक का हिस्सा है ही नहीं। कक्षा 10 तक मात्र वास्तविक संख्याएं चलती हैं। काल्पनिक संख्याएं आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ोगे, पर इनके बारे में हल्की सी बात मैं बता दूंगा। काल्पनिक संख्या वो होती है जो वर्गमूल के निशान के अंदर यदि कोई माइनस की संख्या आ जाए, जैसे माइनस अंडर रूट 2, तो काल्पनिक संख्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट -1 का मान आयोटा होता है। अंडर रूट -1 का मान आयोटा होता है। और ये सब संख्याएं अपन पढ़ेंगे 11वीं क्लास में। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या का वर्गमूल कभी भी नहीं निकाला जा सकता। तो अब अपन वास्तविक संख्याएं, जो अपना पाठ का नाम है, उसको पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले अपन को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, जो कि अपन 6ठी क्लास से अध्ययन करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्राकृत संख्याओं के बारे में बताऊंगा आपको। प्राकृत संख्या, जिसको अपन अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, और इनको अपन n से व्यक्त करते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और इनफाइनाइट तक वो चलती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अब इनके बारे में हम 6ठी क्लास में पढ़ लेते हैं, क्योंकि गणित का जो पहला अध्याय है वो संख्या पद्धति या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऐसा होता है हर एक क्लास में। तो ये 6ठी क्लास में अपन ने पढ़ा था प्राकृत संख्याएं। इसके बाद में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, जिनको अपन अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं, तो इनको अपन W से व्यक्त करते हैं। और W बराबर क्या होता है? जो प्राकृत संख्या है उनमें 0 और ऐड कर देते हैं। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? केवल 0 का। इसमें 0 एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। और ये सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, इनके ही भाग हैं। अगली है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या अंग्रेजी में इसको इंटीजर्स कहते हैं, इसलिए कई बुकों में इसको Z से व्यक्त किया गया है, कई बुकों में इसको I से भी व्यक्त किया गया है। ये क्या होती है बेटा? इनमें 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं रहती हैं, 0 के जो बाईं तरफ है वो ऋणात्मक नंबर्स रहते हैं। तो ये सभी संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और 0 मिलाकर के पूर्णांक संख्याएं बढ़ती हैं। इसके बाद में संख्याएं आती हैं अपनी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। और
अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? इनको रेशनल नंबर्स कहते हैं अपन अंग्रेजी में। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q पूर्णांक हो और Q का मान 0 नहीं हो। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हो। P व Q पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अब इसके एग्जाम्पल्स अपन देखें। परिमेय संख्याओं के उदाहरण अपन देखें तो जैसे 2/3, तो 2 और 3 दोनों क्या है बेटा? पूर्णांक है। और Q का मान कितना है? 3 है। और 3 0 बराबर नहीं है। भाई 3 0 बराबर है क्या? नहीं है। तो ये तो कंडीशन होती है परिमेय संख्याओं की कि भाई हर में जो भी राशि है वो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो, और P और Q का मान पूर्णांक हो। -5/7, तो भाई -5 पूर्णांक है कि नहीं है? -5 पूर्णांक में है। -3, -4, -5, तो -5 पूर्णांक में है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक परिमेय संख्या है। तो क्या एक परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल। एक को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? बटे में 1 लगा करके। क्या दो परिमेय संख्या? बिल्कुल है, क्योंकि 2/1 लगा कर। इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। सभी प्राकृत संख्या वो कैसी परिमेय संख्या है। और 0, तो 0 को भी अपन 0/1 लिख सकते हैं। भाई कंडीशन यही तो है, P और Q पूर्णांक हो। तो 0 पूर्णांक में आता है, 1 पूर्णांक में आता है, और हर का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये भी है परिमेय संख्या हो। 22/7 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अंश में हर के रूप में लिखी जा रही है, P/Q के रूप में लिखी जा रही है। तो बच्चों इनके अलावा भी संख्याएं और हैं क्या? बिल्कुल है। कौन कौन सी हैं? तो परिमेय के बाद में आती है बेटा अपरिमेय संख्याएं। कौन सी? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब P/Q के रूप में व्यक्त है, ऐसी कौन कौन संख्या जिनको नहीं कर सकते? तो आप देख रहे हो गुरु जी, ये भी परिमेय कर दी, ये भी परिमेय कर दी, ये भी परिमेय, तो बची कौन सी संख्या है? भाई ऐसी बची कौन सी संख्या है? तो वो संख्याएं आएंगी जैसे अपरिमेय संख्या का उदाहरण अपन दें तो √2। अब आप लोग कहोगे
गुरुजी √2 को तो हम √2/1 लिख लें, तो ये तो परिमेय हो जाएगी भाई। √2/1 लिख लिया तो हो जाएगी ये तो परिमेय हो जानी चाहिए। पर कैसे होगी बेटा, परिमेय की कंडीशन क्या है, P और Q कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या √2 का मान पूर्णांक है, क्या √2 का मान पूर्णांक है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि √2 का मान अपन यदि देखें तो 1.414 213 इस तरीके से चलता है। और भी आगे इसको देखें तो 5 6 2 3 इस तरीके से आगे बढ़ता है। और भी आप लोग इसको निकाल सकते हो। √2 का मान है वो पॉइंट के बाद चलता ही जाता है और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव प्रसार है वो बिना किसी रिपीटेशन के चलता रहता है, बिना किसी पुनरावृत्ति चलता रहता है, तो उसको अपन p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्या है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो अपन कह सकते हैं √2 है, √3 है, जिसका मान यदि अपन देखें तो 1.732 और भी इसको आगे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं 0 5 0 8 0 7 इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सभी अपरिमेय संख्या होती है। इनके अलावा भी अपन ले सकते हैं पाई। पाई भी क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान कितना होता है 3.14, क्योंकि अब तक 3.14 आप लोग लेते आए हो, लेकिन इसका मान 3.14 से आगे भी होता है। 3.14 1 5 9 2 6 5 इस तरीके से आगे चलता है। तो पाई का मान आप लोग कहते हो गुरुजी इधर तो 22/7 है और इधर पाई है, तो हमने तो ये पढ़ा था कि पाई का मान 22/7 लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने तो कि पाई का मान 22/7 लेते हैं। लेकिन 22/7 का मान लें तो आता है ये 3.142857 और पाई का मान आता है ये 3.14159265। तो इसका मतलब क्या देखा अपन ने, पॉइंट के 2 अंकों तक तो इसका मान और इसका पाई का मान है वो बराबर रहता है। तीसरे अंक पर इसका मान अलग हो जाता है। इसीलिए 3.14 पाई का मान लेते हैं। 3.14 22/7 का मान होता है। यहाँ तक तो सही है। इसका मतलब अपन ने क्या देखा, इसका मतलब अपन ने ये देखा भाई पाई की जो वैल्यू 22/7 है वो इसके एग्जैक्टली बराबर नहीं है, इसके लगभग बराबर है। पॉइंट के 2 अंकों तक बराबर है, इसलिए अपन पाई का मान 22/7 लेते हैं। जब ये क्लियर है कि 22/7 है वो एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आप लोगों के परिमेय अपरिमेय के बारे में समझ में आ गया होगा। और भी यदि अपन लें तो √5 √7 √8 ये सभी अपरिमेय संख्या उदाहरण है। तो बच्चों अब तक यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालें, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको पूछें। अगली जब भी क्लास होगी तो मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। अब अपन देखेंगे जो वास्तविक संख्याएं हैं इनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सभी वास्तविक संख्याएं बेटा, इन सभी को मिलाकर के ही अपन वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ये सब वास्तविक संख्याओं के भाग है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। अब इनके दशमलव प्रसार है उनके बारे में अभी बताऊंगा आपको। तो आप लोग चाहो
तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। क्योंकि आप लिख तो सकते नहीं हो अभी, तो बाद में यदि आप चाहो तो कॉपी में इनको उतार सकते हो। बच्चों, ये जो मेरा वीडियो है आज का, ये काफी फायदेमंद है। कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 और इवन देन कंपटीशन एग्जाम के बच्चे हैं, उनको भी इन चीजों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद भी मैं अभी कंटिन्यू रख रहा हूँ मेरा टॉपिक, और आप देखोगे कि संख्याएं अभी भी बच रही है, जैसे सम, विषम, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दशमलव प्रसार के बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसी को कंटिन्यू रखता हूं। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। देखो बेटा, वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार अपन पहला देख सकते हैं। जैसे 3 में अपन ने 8 का भाग दिया, 3 में 8 का भाग दिया तो 0.375। आप लोग देख सकते हो, 3/8 और 0.375। तो अपन ने क्या देखा भाई, 3 में यदि 8 का भाग दिया तो पॉइंट के 3 अंकों के बाद में भाग खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब अपन इसको क्या कह सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। कैसा है इसका दशमलव प्रसार? शांत है। यदि भाग देने पर पॉइंट के 3, 4, 5 जितने भी अंकों के बाद भाग खत्म हो जाता है, अर्थात शेषफल यदि शून्य बच जाता है, उसके दशमलव प्रसार को अपन क्या कहेंगे? शांत। इसी प्रकार यदि हम 8 में यदि 9 का भाग दें बेटा, तो कितना आता है? 0.888 चलता ही जाता है। जैसे मैं देके बता दूं, जैसे 8 में दिया अपन ने 9 का भाग, तो 8 में 9 का भाग जाता नहीं है, 0.0 बढ़ा दी। 9 का भाग दिया 80 में, 9 × 72। शेषफल क्या बचा बेटा? 8। फिर क्या बढ़ा दी? 0। फिर 9 × 72। तो अपन ने क्या देखा कि हर बार शेषफल 8 ही बच रहा है, और भागफल वो भी 8 में ही आ रहा है। इसका मतलब अपन ने ये देखा कि इसका भाग कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर बार शेषफल 8 बचेगा, फिर इसमें भाग देंगे, शेषफल 8 बचेगा। इसका मतलब ये है इसका भाग कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा? ये चलता ही रहेगा, 8 8 8 8। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? अशांत। क्योंकि तो चलता ही रहता है, आगे तक यही चलेगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। तो अशांत दशमलव प्रसार है, तो वो भी 2 प्रकार का होता है। एक तो अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती से मतलब जब पॉइंट के बाद में अंकों की रिपीटेशन हो, या तो 1 अंक का या 2 अंक का या 5 अंक का ही लगातार रिपीटेशन हो, या केवल 1 अंक का रिपीटेशन है, इसको अपन 0.8 का बार लिख सकते हैं, जिसका रिपीटेशन उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। फिर दशमलव प्रसार हम देख सकते हैं, 6 में यदि 7 का भाग दें, तो बच्चों 6 में 7 का भाग यदि अपन देंगे, तो यहाँ देख सकते हैं अपन 0. क्या शेषफल बचा? 4, 0, 7 पंजे 35, 5, 0,
मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ 60 माइनस 56 40 7 5 35 50 7 7 49 10। तो आप क्या देखा आपने, आप देखा 857142 85 वापस यदि 7 का भाग इसमें दिया तो शेषफल कितना बचा 3। तो 8571 तो 857142 857142 857142 की ही पुनरावृत्ति बार बार होगी। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं 0.857142 857142 की पुनरावृत्ति होगी। जब इनकी पुनरावृत्ति होगी तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा बेटा, अशांत ही होगा, और अशांत होगा और कैसा होगा, आवर्ती। क्यों? क्योंकि इसी की आवृत्ति हो रही है, और जिनकी आवृत्ति हो रही है उसके ऊपर अपना बार लगा करके उसको व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? इसी को अपन यूँ लिख सकते हैं 0.857142, उसके ऊपर बार का मतलब ये है ये संख्या ही आगे बढ़ रही है। तो ये भी दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, अशांत और आवर्ती। तो देखो ये तीनों जो दशमलव प्रसार बेटा, अगर ऐसा दशमलव प्रसार अपन को मिले तो अपन इनको P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं क्योंकि इनका दशमलव प्रसार है वो इस प्रकार का है। तो आपको गुरुजी आपने सभी परिमेय बता दी, तो अपरिमेय बची कौन सी? बिल्कुल बचेगी, एक बचेगी, और वो कौन सी बचेगी? जिनका दशमलव प्रसार अशांत भी होगा और अनावर्ती भी होगा। जैसे आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, यदि अपन पाई का मान देखा था, इसके अलावा भी यदि और भी अपन देखें तो जैसे 0.5 150 1500 1500 1540 इस प्रकार का भी दशमलव प्रसार है। तो ये कैसा है बेटा, आगे तक चलता रहता है। तो ये हो गया जैसे अशांत और अनावर्ती। कैसा? अनावर्ती। ये तो आवर्ती है, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, किसी भी अंक का या कोई भी अंक के समूह का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ये अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती है इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। यदि इस प्रकार का प्रसार है तो वो जैसे पाई का प्रसार है वो भी अपन ने देखा था 3.14 15 इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। तो आप देख सकते हो आगे भी इसको लिखे तो 9265। तो ये इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अंक के समूह की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये सब अपरिमेय संख्या होती है। √2 का √3 का प्रसार थोड़ी देर पहले उदाहरण में मैंने लिखा था, तो आप देख सकते हो इस प्रकार के हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये ऐसे प्रसार हैं, तो वो कौन सी संख्या होगी बेटा, अपरिमेय संख्याएं। इज दैट क्लियर? इनमें किसी प्रकार कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा आप कमेंट्स में डाल करके पूछ सकते हो, मैं अगली क्लास में उन कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। अब हमने ये देखा परिमेय अपरिमेय में क्या डिफरेंस है। अब आगे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड रेशनल नंबर्स। आपको गुरुजी आपने P बटे Q के रूप में लिख दिया, तो आप एक बार ऐसे करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा भाई भिन्न में और परिमेय संख्या में क्या डिफरेंस होता है। क्या गुरुजी आप कहोगे भाई 1/2 है, ये भी फैक्टर है, भिन्न है, तो क्या जरूरत पड़ी थी परिमेय संख्या की? तो वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों पे। भिन्न व परिमेय संख्या में अंतर। देखो बेटा भिन्न जैसे 2/3 है गुरुजी, ये भी भिन्न है, और 2/3 आप कह रहे हो ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, तो इनमें अंतर क्या है? तो उसके लिए मैं बताऊं आपको भिन्न क्या होती है। भिन्न वे होती हैं जिनको अपन
ए बटा बी के रूप में व्यक्त कर सकते हो और ए और बी का जो मान है वो पूर्ण संख्या हो। कौन सी संख्या हो? पूर्ण संख्या। और b इज नॉट इक्वल टू 0। जबकि अपन परमेय संख्या है उसकी डेफिनेशन तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते ही हो। क्या जानते हो? परमेय संख्या को अपन p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक हो। क्या हो बेटा? पूर्णांक हो। और q का मान 0 नहीं है। अब b का मान 0 नहीं हो, q का मान 0 हो, ये कंडीशन तो दोनों में सेम है। अंतर क्या है? यहाँ पूर्ण है और यहाँ पर पूर्णांक है, केवल इतना ही अंतर है। यदि पूर्ण है तो वो भिन्न है, जैसे 2/3 है। क्या है? भिन्न है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है 2 और 3। 2/3 है तो परमेय संख्या है क्योंकि पूर्णांक संख्या है। अब माइनस का 2/3 तो क्या ये भिन्न है? क्या ये नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस का 2 है, ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, ये तो पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? ये तो पूर्णांक संख्या है। लेकिन माइनस का 2/3 है, ये परमीय संख्या है क्योंकि पूर्णांक संख्या है, इसकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है बेटा। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा पूर्णांक संख्याएं हैं उनके कुछ भाग होते हैं। जैसे पूर्णांक संख्याएं, इसमें भी अपन देखते हैं सम संख्या, विषम संख्या। सुना होगा नाम आप लोगों ने, सम संख्या, विषम संख्या। तो वैसे जानते हो आप लोग, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। सम संख्या क्या होती है बेटा? 2, 4, 6, ये क्या होती है? सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, इस प्रकार की सम संख्या होती है, ये विषम संख्या होती है। और कई बच्चे बताते हैं सर जिसमें 2 का भाग चला जाए सम संख्या होती है, और भाज्य संख्या डेफिनेशन भी बताते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए वो भाज्य संख्या होती है। तो मैं भाज्य और अभाज्य के बारे में आपको बता देता हूं। भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य को कई बच्चे एक साथ कहते हैं, भाई 2 का भाग चला जाए भाज्य और 2 का भाग चला जाए वही सम संख्या, जबकि ऐसा नहीं है। सम संख्या वो है 2, 4, 6 इनमें सब में 2 का भाग चला जाए, लेकिन भाज्य संख्या में कोई जरूरी नहीं है कि 2 का ही भाग जाए। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें सौम्य के और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग चला जाए। जैसे 4 है, 4 में 4 का भाग तो जाएगा ही, इसमें 2 का भाग भी जा रहा है, इसमें 4 का भाग भी जा रहा है, इसमें 1 का भाग भी जा रहा है। इसका मतलब सौम्य के 1 के अलावा, ये तो सौम्य हो गई, ये 1 हुई, इसके अलावा भी 2 का इसमें भाग जा रहा है, इसलिए ये कैसी संख्या होगी बेटा? भाज्य संख्या होगी। दूसरे रूप में अपन ये कह सकते हैं, यदि किसी संख्या के 1 और सौम्य के अलावा भी कोई एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। जैसे 1, 2 और 4, तो 1 के 4 के अलावा भी इसका फैक्टर कितना है? 2 है, तो ये क्या हो गई बेटा? भाज्य संख्या हो गई। तो जरूर नहीं किसी संख्या में 2 का भाग, जैसे ऐसे माना 21 है, 21 में 2 का भाग कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो अपन ऐसे कैसे कह सकते हैं भाज्य संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए? तो बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने इस चीज को बताया है। तो 21 है, 21 में 3 का भी भाग जा रहा है बेटा, 21 में 7 का भाग भी जा रहा है, 21 में 21 का भाग भी जा रहा है, 21 में 1 का भाग भी जा रहा है। तो 1 के और 21 के अलावा भी अदर फैक्टर कितने? 3 और 7। इसका मतलब ये किस संख्या? भाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें सौम्य के 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो सब अभाज्य संख्या होती है। जैसे अपन देखें 2 में सौम्य के 1 के अलावा किसी भाग जा ही नहीं रहा, या तो 2 में 1 का भाग जाएगा या 2 में 2 का भाग जाएगा, या दूसरे रूप में अपन कहते हैं 2 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और 2 इसके अलावा कोई फैक्टर होता ही नहीं। तो ये कैसी संख्या होगी बेटा? अभाज्य संख्या। और दूसरी बात अपन कह सकते हैं 2 ही केवल एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य, बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है 2 के अतिरिक्त। 3 है, 5 है, 7 है,
11 है, 13 है, 17 है। तो ये सब कैसी संख्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। और ये कंपटीशन एग्जाम कई बार पूछा भी गया बेटा कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 100 तक की 25 अभाज्य संख्या होती है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। और बाकी आप लोग देख सकते हो, जिसमें भाग नहीं जाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 25 संख्याएं आती हैं जो अभाज्य संख्या है 1 से 100 तक की। तो आप लोग कर सकते हैं उसको तो आराम से। केवल 25 अभाज्य संख्या होती है। और यदि आपको तो मैं लिख देता हूँ 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये टोटल 25 संख्या है जो अभाज्य 1 से लेकर के 100 तक की। तो आप लोग याद कर सकते हो, जैसे 1 से 20 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो याद कर सकते हो 1 से 50 तक कितनी होंगी। तो 1 से 20 तक 8 अभाज्य संख्या होंगी। 1 से 50 तक अपन मान सकते हैं 15 होंगी। और 1 से 100 तक 25 होंगी। या फिर मैं लिखूं तो 21 से 50 लिख सकता हूं, तो ये 7 होंगी। तो ये टोटल मिलाकर कितनी होगी? 25 होगी। तो आप जैसे भी याद रख सकते हो, जैसे 1 से 50 भी लिख देता हूँ। ये लो 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25। तो टोटल 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। और ये सब बच्चों को आना भी चाहिए, तो कंपटीशन बहुत बार जरूरत पड़ती है इनकी। तो आज की क्लास है, जैसे मैंने सभी संख्याओं के बारे में बताया। एक संख्या और है जो 10वीं क्लास में काफी महत्व रखती है, वो है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या बेटा वो होती है जिनका HCF 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1 हो। जैसे 5 है और 7 है, इन दोनों का HCF लेते बेटा कितना आता है? 1 आता है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये बहुत ही जरूरत पड़ेगी अपन को सह अभाज्य संख्याओं की। तो बच्चों आज अपन ने संख्याओं के बारे में पूरा अध्ययन किया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें आप लोग। और ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे 8वीं का हो या 9वीं का हो या 10वीं क्लास का हो। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि अपनी पढ़ाई है उसको जारी रख सकें। अगले वीडियो में हम पुनः इसी चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। जब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। अगले वीडियो में हाजिर होते हैं हम वापस इसी चैप्टर के साथ। धन्यवाद।